Hello, dear students. How are you all? Oh, Jabardast. Great. Let's begin. Capacitor. We all are familiar about capacitor. चलो अच्छा एग्जाम्पल से समझाता हूं कि ये कैपेसिटर होता क्या है. यहां लिखा हुआ है, देखो. व्हाट इज कैपेसिटर. हम लोगों के घर में कभी कभी पंखा चलता नहीं है. आजकल तो एसी ज्यादा हो गया है. खैर छोड़ो. पंखा चलता नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, एक डंडा लाते हैं और उस डंडा से घुमाना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो पंखा चलने लगता है. तो फिर हम लोग इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और वो देखता है तो बोलता है कि सर, इसका कंडेंसर खराब हो गया है. क्या खराब हो गया? कंडेंसर. उसी का दूसरा नाम है कैपेसिटर. तो वो कंडेंसर चेंज कर देता है, फिर वो स्विच ऑन करते हैं तो फिर पंखा चलने लगता है. तो क्या था ये कॉन्सेप्ट? चलो इसको समझाने के लिए एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं तुमको. जैसे बाइक हो या कार हो, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं चलने के लिए तो सबसे पहले कौन सा गियर लगाते हैं उसमें, यानी गियर नंबर कौन सा, टॉप गियर की गियर नंबर 1, गियर नंबर 1 यूज करते हैं. टॉप गियर क्यों नहीं लगाते हैं? अच्छा, गियर नंबर 1 इसलिए यूज करते हैं कि गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. तो इसका मतलब कोई भी चीज जब स्टार्ट करते हैं ना, तो उसको स्टार्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है. तो पंखा में भी वही बात था. स्टार्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट था. अब फिर जब एक बार स्टार्ट हो जाता है तो कम एनर्जी में ही वो कंटिन्यू रहता है. तो पंखा स्टार्ट करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज किए. अब फिर वो जब चलना स्टार्ट हो गया तो फिर वो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, जो जो इलेक्ट्रिसिटी से उसको मिल जाता है तो फिर वो रन करने लगता है. तो बात समझ में आ गई. तो इसको यानी वही लिखा हुआ है कैपेसिटर. इस तरह का चीजें हम लोग आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में देखने को मिलता है. मोबाइल में भी रहता है. हाँ, हर जगह यूज होता है इसका. चलो, तो कैपेसिटर क्या होता है? तो कहता है ये स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को. कौन सा एनर्जी को स्टोर करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को. स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या हम चार्ज भी कह सकते हैं. यानी कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज को स्टोर करता है. पहला पॉइंट क्लियर. अब फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, देखो बहुत शानदार पॉइंट लिखा हुआ है. एंड सप्लाई एट वंस, यानी स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और एक ही बार में फिर उसको सप्लाई कर देता है. जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना एक ही बार में दे देगा वो. एट वंस मतलब एक बार में. चलो इसको हम कंपेयर करते हैं बैटरी या सेल से. किससे कंपेयर करेंगे? बैटरी या सेल से. तो बैटरी या सेल में क्या स्टोर होता है? तो इसमें स्टोर होता है केमिकल एनर्जी. क्या स्टोर होता है? केमिकल एनर्जी. बैटरी देखो कि नहीं, उसमें हम लोग पानी भी डालते रहते हैं. आजकल तो ड्राई सेल आ गया है, जमाना बदल रहा है. तो चलो केमिकल, हाँ उसमें भी केमिकल एनर्जी होता है. तो केमिकल एनर्जी बैटरी या सेल में केमिकल एनर्जी होता है. और वो केमिकल एनर्जी हम लोग रिक्वायरमेंट जब पड़ता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं. यानी बैटरी या सेल में केमिकल एनर्जी स्टोर होता है. स्टोर लिख देता हूं मैं, स्टोर. यानी बैटरी या सेल स्टोर करता है केमिकल एनर्जी को और वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन क्या लिखा हुआ है? नॉट एट वंस. हाँ, एक बार में नहीं. कभी देखे बैटरी हम लोगों का चार्ज रहता है तो पंखा, बल्ब, बिजली जब कट जाती है तो क्या बैटरी सारा एनर्जी एक ही बार में सप्लाई कर देती है? नहीं बोलता है बैकअप 5 घंटे का है, 6 घंटे का बैकअप है. यानी 5 घंटा 6 घंटा में सारा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो इसका मतलब हुआ बैटरी या सेल में जो केमिकल एनर्जी होता है वो सारा का सारा केमिकल एनर्जी एक ही बार में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट
नहीं होता है, लेकिन जो कैपेसिटर में स्टोर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रिक्वायरमेंट पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर एक ही बार में सारा का सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। दोनों में अंतर क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम। इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यहां से स्टार्ट होता है ये चैप्टर। इससे पहले डायलॉग्स था, बस समझना था कि कैपेसिटर क्या होता है। न्यूमेरिकल्स बनाने में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से स्टार्ट होता है हमारा कैपेसिटर, तो इसलिए इसको ध्यान से समझोगे। कैपेसिटी और कैपेसिटेंस, कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर। तुमको पता है अगर किसी कंडक्टर पर चार्ज दिया जाए तो सारा का सारा चार्ज कहां चला जाता है? यस, अगर किसी कंडक्टर पर चार्ज देंगे तो सारा का सारा चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर आ जाता है। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छा से कैपेसिटर में, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है हम लोग। और हम लोग को ये भी पता है कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और कंडक्टर के अंदर में पोटेंशियल कितना होता है। कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? यस, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और पोटेंशियल होता है कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, यानी पूरे के पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल होगा कांस्टेंट। हाँ, समझ में आ गया। तो अब देखो, तो इस पर हमने माना कि चार्ज दिया Q और इसका पोटेंशियल हो गया V। तो ये देखा गया है कि इस पर अगर हम लोग चार्ज Q देते हैं और पोटेंशियल इसका V हो जाता है, तो देखा गया है कि Q जो होगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का होगा। Q जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का होगा। V यहाँ पर है पोटेंशियल, यानी Q चार्ज देने से पोटेंशियल V बढ़ गया। तो Q इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे, यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालेंगे, Q बराबर C इंटू V हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाय V हो जाएगा। जहाँ C को क्या बोलेंगे हम लोग? वेयर C को क्या बोलेंगे? वेयर C इज ए क्या है बताओ? क्या है? हाँ, C एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉल्ड, क्या कॉल्ड? कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। इज दैट क्लियर? यानी C इज इक्वल टू Q बाय V। अब एक शानदार सवाल दे रहा हूं तुमको, सोचने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, यही था, कंडक्टर था, इस पर हम लोगों ने चार्ज दिया। कंडक्टर पर हम लोगों ने कितना चार्ज दिया? हम लोगों ने कंडक्टर पर चार्ज दिया Q और पोटेंशियल हो गया V। C इज इक्वल टू हो गया Q बाय V, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था। Q इज इक्वल टू CV और C इज इक्वल टू Q बाय V। तो सवाल है, एक एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए, अच्छा से समझोगे। C डिपेंड्स ऑन, नंबर 1 में डिपेंड्स करेगा चार्ज पर, और उसके बाद ये डिपेंड करेगा पोटेंशियल पर, और अगला ऑप्शन है ये डिपेंड करेगा कंडक्टर के शेप एंड साइज पर, और अगला ऑप्शन है डिपेंड करेगा मीडियम पर, सराउंडिंग मीडियम पर। ये 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा बताओ?
चलो समझाता हूँ। चलो चलो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जैसे देखो ये एक क्या है, तुम ही लोग बताओगे, बताओगे क्या है? क्या है? बाल्टी है? बाल्टी है ना? चलो देखो ये क्या है, ये बोतल है। कितना कैपेसिटी इसका है? 1 लीटर, 1 लीटर। लेकिन पानी कितना है? थोड़ा सा है। तो इसका मतलब इस का जो कैपेसिटी होगा, इस बोतल का जो कैपेसिटी होगा वो इसमें कितना पानी है उस पर डिपेंड करेगा कि इसके शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? इसका मतलब पानी इतना रखें चाहे इतना रखें चाहे इतना रखें, पानी कितना भी रखें, इसका कैपेसिटी तो बोलेंगे 1 लीटर है। तो इसका मतलब हुआ, ये समझ में आया कि कंडक्टर का मतलब हम लोग समझेंगे, कंडक्टर का मतलब हम लोग अब से समझेंगे क्या? बाल्टी समझेंगे। कंडक्टर का मतलब क्या समझेंगे? बाल्टी समझेंगे। नहीं, और चार्ज का मतलब समझेंगे वाटर। चार्ज का मतलब क्या समझेंगे? वाटर। और देखो एक होता है पोटेंशियल। क्या होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब समझेंगे लेवल ऑफ वाटर। कंडक्टर का मतलब कैपेसिटी भी समझ सकते हो, कैपेसिटी। यानी बाल्टी का कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगा बताओ, ध्यान से समझना। या इस बोतल का कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगा? शेप एंड साइज पर कि पानी पर। पानी मतलब चार्ज। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, याद रखना है। बाल्टी का मतलब कैपेसिटी समझना है, यानी कैपेसिटेंस समझना है, और पानी का मतलब चार्ज समझना है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका कैपेसिटी वाटर पर डिपेंड नहीं करेगा, शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा। तो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी उसके शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा, ना कि उस पर कितना भी चार्ज दे, कितना चार्ज दिए उस पर। यानी चार्ज इसमें ज़्यादा दो या कम दो, इसका कैपेसिटेंस सी ही होगा। यानी कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर के लिए फिक्स होता है, वो शेप एंड साइज पर ही डिपेंड करेगा। मतलब चार्ज पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा बताओ? चार्ज पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। पोटेंशियल पर बिल्कुल नहीं करेगा। और कैपेसिटेंस जो है ना, बाल्टी के शेप एंड साइज पर वाटर डिपेंड करेगा। यानी कैपेसिटी कितना है चार्ज रखने का, वो तो शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा। और ये आगे चल के तुमको समझ में आएगा कि ये मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। पानी के केस में मीडियम समझाऊं? चलो मून पर हम लोग चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मून पर। तो मून का जो मीडियम है ना, वहाँ पर देखो सारा पानी निकल के बाहर भाग जाएगा, क्योंकि मोलिक्यूल का जो आरएमएस स्पीड होता है ना, मोलिक्यूल का आरएमएस स्पीड एस्केप स्पीड से भी ज़्यादा होता है। एस्केप स्पीड का मतलब किसी चीज़ को अगर फेंके तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए तो वो अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी हुआ। तो मोलिक्यूल का जो एस्केप वेलोसिटी है मून पर का जो एस्केप वेलोसिटी है उससे भी ज़्यादा मोलिक्यूल का एस्केप वेलोसिटी होता है मून पर। नहीं समझा? कोई बात नहीं, ग्रेविटेशन में समझ हो। इसका जो स्पीड होता है ना, इतना ज़्यादा होता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है वो। तो इसका मतलब मीडियम पर डिपेंड करता है पानी वाला केस में भी। चलो चार्ज वाला केस में हम लोग आगे समझेंगे ध्यान से। नेक्स्ट करता हूँ।
यहां पर दो सिचुएशन है, एक है स्फेरिकल कंडक्टर इन एयर, यानी ये कंडक्टर लिया और एयर में रखा, ये कंडक्टर लिया और एयर में रखा, ध्यान से समझोगे। इसका रेडियस हम मान लेते हैं आर है, और यहां पर भी, यहां पर देखो स्फेरिकल कंडक्टर इन एयर है, और यहां पर स्फेरिकल कंडक्टर इन मीडियम, यानी ये कंडक्टर है जो मीडियम में रखा गया। मीडियम बोले तो मान लेते हैं इसको पानी में रख दिए, तेल में रख दिए, किसी मीडियम में रख दिए, ये हुआ मीडियम का मतलब। किसी मीडियम में रख दिए, इसका भी वही रेडियस आर है, ध्यान से समझोगे। तुमको पता है इस पर चार्ज दिए Q, तो V बराबर कितना होगा, V बराबर C बराबर याद कर लेना, C इज इक्वल टू Q बाय V होता है, C इज इक्वल टू Q बाय V, यानी कैपेसिटेंस पूछेगा तो चार्ज बटा पोटेंशियल कर देंगे तो C निकल जाएगा। तो V पहले निकाल लेते हैं, हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि V बराबर क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाय V, Q बाय V करो, ये Q बाय V को इधर लाओ, इधर आएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। C इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सही है, चलो इसमें देखेंगे। तो इसमें जो C होगा वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। अब देखो अंतर क्या होगा, ये एयर में था ना, तो ये क्या है, ये क्या है, ये है क्या बताओ, ये है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर, या वैक्यूम कह सकते हो। यहां पर ये क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल, अच्छा से समझो, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का तो हम लोग नाम जानते हैं, के से भी डिनोट करते हैं कभी कभी, के से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्या होता है, बोलो क्या होता है ये होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वाटर। जानते हो कि नहीं, हम लोग जानते हैं। तो ये बराबर क्या होगा, ये बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसके जगह हम लोग क्या रख देंगे, तो इसके जगह रख दें 4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो इसको बाहर निकाल दें, एप्सिलॉन आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। चलो इसको हम मान लेते हैं सी नॉट। तो C इज इक्वल टू इस एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट मान लें, यानी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या कह सकते हैं कि गलती लिखा गया, फिर से देखो, बोलो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे, सी नॉट बोलेंगे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। C इज इक्वल टू ये बोलेंगे, इसी को बोल सकते हैं C बराबर K इंटू सी नॉट। इसका मतलब हुआ
एयर में जितना कैपेसिटेंस है, अगर उसको मीडियम में रखा जाएगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। इसको याद कर लेना। यानी किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस एयर में जितना है उससे ज़्यादा कैपेसिटेंस मीडियम में हो जाएगा, याद कर लेना। और वो जितना डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना गुना ज़्यादा हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं करना है। क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है? चलो नेक्स्ट करता हूं। अब एक अच्छा सा सवाल है तुम्हारे लिए। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। क्या निकालना है? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। कौन सा ऑप्शन होगा बोलो? कभी कभी क्या होता है ना, याद करना ही फायदे वाली बात होती है। बोलता है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो सबसे पहले तो इसको याद कर लो, ये याद कर लो। अब देखो कैसे होगा ये, समझते हैं हम लोग कैसे होगा ये। मान लिया ये अर्थ है। क्या है? अर्थ। अर्थ का रेडियस है r, तो c इक्वल टू कितना होगा? c इक्वल टू कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। हम लोग को पता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9 होता है। यूनिट तो तुम लोग भूल ही गया होगा। यूनिट याद है? ये वाला ऐसे यूनिट याद रखोगे। देखोगे यूनिट कैसे याद रखना है, याद कराता हूँ। के इक्वल टू होता है ना फोर्स बराबर, फोर्स बराबर होता है ऐसे 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 होता है, दो चार्ज के बीच का फोर्स। तो ये जो हुआ ना, ये बराबर ये निकालना है। तो इसका मतलब क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब स्क्वायर। तो ये बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 1/9 इंटू 10⁻9 कर देंगे। और r बराबर कितना होगा? 6400 किलोमीटर। मीटर में बदल देते हैं इसको, मीटर। मीटर हटाता हूं और इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? 6400 ले लेते हैं ना, बाय 9 ले लेता हूं। कितना बच गया इधर? देखो 2 इधर से ले लिए और 9 इधर, 2 ले लिए इधर का, 2 ले लिए तो कितना 2 ले लिए। तो ये 6400 ले लिए, 3 0 बचा और 9 में 10 की पावर कितना बचेगा? -6 हो जाएगा ना। तो देखो 9 7 63 बच गया 1 0, 99 99 इंटू 10⁻6 फैराड हुआ, यानी 7 माइक्रोफैराड। इसी को बोलते हैं माइक्रोफैराड। तुमको क्या लगता है कम है? ये बहुत बड़ा वैल्यू है। 711 माइक्रोफैराड बहुत बड़ा वैल्यू है। कैसे समझना चाहते हो? तो सबसे पहले देखो इसको याद कर लोगे। 711 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ होगा। अब तुमको मैं बताता हूं 1 farad is a big unit in practice. 1 farad is a big unit in practice. यानी बिगनेस ऑफ 1 farad समझाता हूं। क्या समझाता हूं मैं? 1 farad कितना बड़ा वैल्यू है इसके बारे में समझाता हूं। चलो देखो, ये लिया, क्या लिया? ये लिया एक कंडक्टर लिया और इसका कैपेसिटेंस बराबर मान लेते हैं 1 फैराड। कैपेसिटेंस कितना ले लिया? 1 फैराड। और हमको R बराबर कितना होगा ये निकालना। यानी क्या एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, समझना ध्यान से। एनसीईआरटी में दिया हुआ, हम लोग 1 फैराड कितना बड़ा यूनिट है, यानी बिगनेस मतलब कितना बड़ा है। बिगनेस ऑफ 1 फैराड को हम लोग अच्छा से फील करेंगे। कितना बड़ा है 1 फैराड।
तो C बराबर मान लेते हैं 1 फैराड, यानी 1 फैराड कैपेसिटेंस का वैल्यू होने के लिए किसी कंडक्टर का, किसी स्फीयर का रेडियस कितना होना चाहिए, ये निकालते हैं। तो C बराबर अभी हम लोग पर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा C बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो C तो हम लोगों ने 1 मान लिया, और ये 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले में क्या रख देंगे, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले में रख देंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यानी R बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। ऐसे समझ में नहीं आएगा। 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना मीटर का रेडियस। मतलब क्या हुआ, मतलब समझाता हूं, देखो क्या हुआ। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया। यानी 1 फैराड कैपेसिटेंस का वैल्यू होने के लिए स्फीयर का रेडियस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब मीटर। 9 अरब मीटर कंडक्टर का रेडियस दोगे ना, तब जाके 1 फैराड होगा। तो इसका मतलब 1 फैराड बहुत बड़ा यूनिट है। 1 फैराड बहुत बड़ा यूनिट है, क्योंकि 1 फैराड पाने के लिए तुमको 9 अरब, समझो ना, 1 फैराड पाने के लिए 9 अरब रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 1 फैराड कुछ बड़ा चीज होगा। 9 अरब मीटर, 9 अरब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 9 अरब मीटर रेडियस का कंडक्टर बनाएंगे ना, तब जाके 1 फैराड होगा। तो बाप रे बाप है कि नहीं? यस, बाप रे बाप है। तो यही है बिगनेस ऑफ 1 फैराड। समझ में आया? इसीलिए तो हम लोग कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है ना, कैपेसिटेंस का यूनिट, तो फैराड होता है कैपेसिटेंस का यूनिट। तो हम लोग यूज करते हैं माइक्रो फैराड का। किसका यूज करते हैं? माइक्रो फैराड का। लिखा हुआ है नैनो फैराड नहीं, और पिको फैराड। तुमको पता है 1 माइक्रो फैराड बराबर 10 टू द पावर -6 फैराड। यस, 1 माइक्रो फैराड बराबर 10 पावर 6 फैराड। 1 नैनो फैराड बराबर, नैनो के बदले में कितना रखेंगे, 10 टू द पावर -9 फैराड। और 1 पिको फैराड बराबर 10 टू द पावर -12 फैराड। तो इसीलिए हम लोग जब भी कैपेसिटेंस का यूनिट लेते हैं तो प्रायः माइक्रो फैराड में लेंगे, या नैनो फैराड में लेंगे, या पिको फैराड में लेंगे, क्योंकि फैराड एक बहुत बड़ा यूनिट है। तो C का एक और यूनिट है ना, C बराबर Q/V। एक सवाल है, दिमाग लगा के बनाओ तो क्या होगा इसका आंसर? एक और सवाल, चलो एक और सवाल है, चलो ये सवाल कर लेते हैं, कर लो इसको। क्या होगा आंसर बोलो? C इज इक्वल टू Q/V। आंसर दो ठीक से। C इज इक्वल टू Q/V चैट बॉक्स में लिखोगे, चैट बॉक्स में लिखोगे क्या आंसर होगा इसका। C इज इक्वल टू Q/V, C इज इक्वल टू Q/V। मिला आंसर? अरे Q हुआ कूलम्ब, अभी हुआ वोल्ट, तो ये भी तो यूनिट हो जाएगा, कूलम्ब बटा वोल्ट। ये आंसर ने सही है। एक और सवाल था हम लोग के सीट में इसके बारे में,
तो कहता है कि अगर R बराबर 1 मीटर होगा तो C का वैल्यू कितना होगा। R बराबर 1 मीटर होगा तो C का वैल्यू कितना होगा कंडक्टर का। जैसे ये कंडक्टर है ना, इसका रेडियस है R और R बराबर है 1 मीटर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C। बहुत आसान है, C इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये लिख देंगे 1 बाय कितना लिखेंगे, C पूछ रहा था ना, 1 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर कितना 10 टू द पावर 9 और R बराबर 1। तो ऐसा करता हूँ ना, तो 1 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर -9 है यहाँ पर, और ठीक कर लेता हूँ, एक 10 दे देते हैं इसको, 9 ले लेते हैं इसको, एक 10 इसका उठाएंगे तो 10 पावर -10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10 फेराड। देख रहे हो, एक फेराड में इतना से गुना करेंगे तब जाके R बराबर 1 मीटर के लिए, यानी फेराड में इतना गुना करेंगे तो वो जो कैपेसिटेंस होगा वो R बराबर 1 मीटर के कोरस्पॉन्डिंग होगा। समझ में आया कि नहीं बात। यहाँ हम लोग इससे पहले क्या देखे थे, C बराबर अगर 1 फेराड होगा तो R बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर हो रहा था, यानी एक फेराड के लिए इतना बड़ा रेडियस चाहिए था। तो सवाल है कि अगर रेडियस अगर 1 मीटर हो तो इतना छोटा कैपेसिटेंस हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा ना। क्लियर है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है पूरा। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर इन कंडक्टर, उसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं सेल्फ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होता है भाई, तो पहले समझो क्या होता है। एनर्जी स्टोर मतलब जब तक चार्ज नहीं देंगे तब तक एनर्जी होगा क्या, तब तक एनर्जी नहीं होगा। और ये है क्या, कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर है। तुमको पता है ना अंदर में E बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, पता है। और ये मान लेते हैं Q चार्ज दिए, क्या दिए, Q चार्ज दिए। तो एनर्जी स्टोर होता क्या है, पहले फॉर्मूला बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा कॉन्सेप्ट। तो याद कर लेना है, U से प्राय डिनोट करेंगे हम लोग। एनर्जी स्टोर इन कंडक्टर को कैसे से डिनोट करेंगे, U से डिनोट करेंगे, याद कर लेना। U बराबर हो जाएगा, याद रखना, चार्ज अगर Q देंगे तो पोटेंशियल भी हो जाएगा। तो याद रख लेना हाफ C V स्क्वायर, हाफ C V स्क्वायर ऑफ हो, और ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2C, और ये हो जाएगा हाफ Q V। तीनों को ठीक से याद कर लोगे, तीनों को ध्यान से देख लो, हाफ C V स्क्वायर या Q स्क्वायर बाय 2C या हाफ Q V, तीनों को हम समझाते हैं ध्यान से। देखो Q इज इक्वल टू C भी होता है, तो देखो हाफ C V स्क्वायर जब था, U बराबर जब हाफ C V स्क्वायर था, इससे ये और इससे ये लाना सिखा रहा हूँ मैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ, हाँ C V इंटू भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ये जगह हाफ Q भी ये वाला आ गया, सही है। ये वाला लाना है ना, बहुत आसान है। देखो हाफ C, सीधे सीधे भी की जगह लिख दो ना Q बटा C, Q बाय C लिख दो भी की जगह, यानी Q स्क्वायर गया ऊपर, हाफ तो अपने जगह रहेगा, Q स्क्वायर गया ऊपर, नहीं ये C स्क्वायर नीचे बचा, एक C हो गया था C, Q स्क्वायर बटा 2C, Q स्क्वायर बाय 2C हो गया ना, ये हो गया Q स्क्वायर बाय 2C। इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्या करना है, याद कर लेना है। एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर बराबर हो जाएगा हाफ C V स्क्वायर
क्यू स्क्वायर बटा 2c हाफ क्यू भी। याद कर लोगे ना। देखो रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करेंगे, किस फॉर्मूला को हम लोग कब यूज करेंगे, ये तो क्या बोलते हैं समय बताएगा। इसका कब यूज करेंगे हम लोग, बोलो इसका कब यूज करेंगे, जब प्यास लगेगी। इसका कब यूज करेंगे, हाँ जब गेम खेलना हो, गेम नहीं खेलते हो, जब पढ़ाई करना हो, किसी से बात करना हो, यूट्यूब देखना हो, शॉर्ट्स देखना हो, तब यूज करेंगे इसको। समझ में आ गया। तो किस फार्मूला का यूज कब होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, समझ गया। तो ये होता क्या है एनर्जी स्टोर। अब हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट। क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये होता क्या है, देखो एक होता है इन्फिनिटी नामक चीज, इन्फिनिटी ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब हुआ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से क्या लिखे, क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से सरफेस पर लाने में जो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, वो बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस माइनस इन्फिनिटी। और ये तो जीरो होता है, ये बराबर जीरो होता है। तो इसका मतलब हुआ ना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन चार्जिंग द कंडक्टर, यानी कंडक्टर पर चार्ज क्यू देना है, यानी इन्फिनिटी से चार्ज क्यू को कंडक्टर पर लाकर रखने में जो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वही वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा एज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। फिर से समझ लो, किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर इन कंडक्टर बराबर होता है उस कंडक्टर को चार्ज करने में जो वर्क डन करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। समझ में आ गया। सीधा सीधी फिर से समझाता हूं मैं। किसी कंडक्टर पर चार्ज क्यू देने से कंडक्टर के पास एनर्जी हो जाएगा। तो कंडक्टर पर चार्ज क्यू देने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, अब ये कंडक्टर पर चार्ज क्यू कहाँ से लाएंगे, तो कंडक्टर पर जो चार्ज क्यू है ना वो लाएंगे इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, मतलब कहाँ से, अगर तुम दिल्ली में हो तो कोटा से लाएंगे, हेलो समझ में आ रहा है। यानी इन्फिनिटी से क्यू चार्ज को लाकर सरफेस पर रखने में जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क ना इसमें स्टोर हो जाएगा एज इन द फॉर्म ऑफ यस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक सवाल है, ये जो सारा का सारा एनर्जी है वो कहाँ स्टोर है, ये बताना है तुमको। क्या बताना है, सारा का सारा एनर्जी कहाँ स्टोर है बताना है। ये जो एनर्जी स्टोर है कहाँ स्टोर है बताना है। बताओ ध्यान से। U बराबर तो समझ गया, क्या फिर से बताओ। U बराबर क्या होगा, हाफ सी भी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय 2c हाफ क्यू भी। ये फार्मूला समझ में आ गया। लेकिन सवाल है कि ये सारा का सारा एनर्जी कहाँ स्टोर है, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या है मेरा, तुमसे मेरा क्या क्वेश्चन है समझ में आया। ये सारा का सारा एनर्जी कहाँ स्टोर है, कहाँ बोलो, कहाँ, अंदर में, अंदर में स्टोर है। दिमाग लगाओ, ये है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है।
एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कंडक्टर होता है ना, होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्टोर इन कंडक्टर जो होता है ना, वो वाला एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और वो वाला सेल्फ होता है, यानी सेल्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये कहाँ स्टोर होता है? तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा ना। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर है वहां पर स्टोर होगा। यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में है? नहीं है। तो अंदर में एनर्जी होगा? नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है बताओ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है बताओ जल्दी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? कहां है? कहां है? जल्दी बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है बताओ? कहां है इलेक्ट्रिक फील्ड? सरफेस से लेके इंफिनिटी तक फैला हुआ है। अब समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा एनर्जी बिखरा हुआ है सरफेस से लेके इंफिनिटी तक। फील आ रही है? फील मजा आएगा तुमको। तो इसका मतलब क्या लिखे? एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, एक्सटेंडेड फ्रॉम आर टू इंफिनिटी। लिख दें, एनर्जी, कलर बदल देता हूं ना, एनर्जी इज नॉट, BOUNDED, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, एक्सटेंडेड टू, यानी एक्सटेंडेड फ्रॉम आर टू इंफिनिटी। एक्सटेंडेड मतलब, एक्सटेंडेड मतलब क्या? फैला हुआ है। अच्छा, यानी ये जो एनर्जी है ना, कंडक्टर के पास बंधा हुआ नहीं है, पूरा फैला हुआ चारों तरफ। एनर्जी क्या है? फैला हुआ है। समझ में आया बात? एनर्जी फैला हुआ है। कितना एनर्जी फैला हुआ है बताओ? क्या है? हाफ CV² फैला हुआ है, और Q²/2C फैला हुआ है, और हाफ QV। ये क्या है? रिलेशन बिटवीन C एंड V है। इसमें भी लिख दिया हूं मैं, इन टर्म्स ऑफ C एंड V। ये आंसर किस में है? इसको भी याद कर लेना। ये है इन टर्म्स ऑफ C एंड V। ये वाला इन टर्म्स ऑफ Q एंड C, और ये इन टर्म्स ऑफ Q एंड V। मतलब कब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये बात हुआ। तो बच्चों समझ में आया? तो ये एनर्जी ज़्यादा काम का है नहीं। तो सवाल है कि कंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो सरफेस से इंफिनिटी तक फैला हुआ है, यानी एनर्जी बाउंडेड नहीं है। एनर्जी बाउंडेड नहीं है, मतलब एक जगह इकट्ठा नहीं है। अगर हमको एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करना हो, एक जगह इकट्ठा करना हो, यानी ये तो फालतू है ना, बर्बाद हो रहा है ना। तो एक जगह इकट्ठा हो, इसीलिए आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ? कैपेसिटर नामक चीज़ का आविष्कार हुआ। फिलहाल एक दो सवाल है वो बताता हूँ कि कैपेसिटर का आविष्कार इसीलिए हुआ क्योंकि कंडक्टर का एनर्जी सरफेस से इंफिनिटी तक फैला हुआ था, तो इसीलिए कैपेसिटर का आविष्कार हुआ। तो वो कैपेसिटर के बारे में हम तुमको आगे बताएंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन समझ लो बढ़िया से, क्या लिखा हुआ देखो। एनर्जी स्टोर इन कंडक्टर को हमने सेल्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोला था ना? बोला था। और इसका रेडियस R है, चार्ज अगर Q है, पोटेंशियल अगर V है, तो इसका एनर्जी कितना होगा और इसका एनर्जी कितना होगा। देखो ध्यान से देखो, ये क्या है और ये क्या है, दोनों में अंतर समझना है। ये जानते हो क्या है?
इसमें चार्ज अंदर बाहर सब जगह फैला हुआ है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग, यानी चार्ज जहां दोगे ना वहीं रहेगा। ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। रेडियस इसका भी आर ही है, इसका भी रेडियस कितना है? आर है, और इसका भी रेडियस कितना है? आर है। तो इसका कितना होगा, इसका कितना होगा एनर्जी, और इसमें कितना होगा एनर्जी, इसको याद कर लेना है। इसको याद कर लेना है, क्यू स्क्वायर बटा 2 इंटू सी था ना, सी, क्यू स्क्वायर बटा 2c फार्मूला था ना, ये फार्मूला था ना, क्यू स्क्वायर बटा 2c, यानी ये सब फार्मूला यूज कर सकते हो। हाफ सी भी स्क्वायर यूज कर सकते हो, क्यू स्क्वायर बटा 2c यूज कर सकते हो, और हाफ क्यू भी यूज कर सकते हो, यानी ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। लेकिन c का वैल्यू हम चाहते हैं फिट कर देना, c का वैल्यू चाहते हैं फिट कर देना। तो क्यू स्क्वायर बटा 2 यहाँ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। याद रखना u बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। क्यू स्क्वायर बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हो जाता है 3/5, यानी इसको कह सकते हो 3/5 क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर बाय 20 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। चैन से जागना है, नहीं बोलते चैन से सोना है तो जाग जाओ, चैन से सोना है तो जाग जाओ। देखो हॉलो स्फीयर बोले या बोले कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों एक ही बात है। या क्या बोले? कंडक्टिंग स्फीयर। होलो कंडक्टर बोले या कंडक्टिंग स्फीयर बोले, उसमें अंदर में एनर्जी नहीं स्टोर होता है, उसमें अंदर में एनर्जी स्टोर नहीं होता है, अंदर में एनर्जी स्टोर नहीं होता है। जो भी एनर्जी स्टोर होता है बाहर में होता है, और वो होता है क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसमें क्या होता है ना, बाहर में भी एनर्जी स्टोर है और अंदर में भी एनर्जी स्टोर है। तो बाहर का एनर्जी इतना है और प्लस अंदर का एनर्जी, दोनों मिलाओगे तो इतना होगा। कभी कभी सवाल में पूछ सकता है कि अंदर में कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो ये टोटल एनर्जी होगा बराबर बाहर का एनर्जी माइनस अंदर का एनर्जी, बाहर का एनर्जी प्लस अंदर का एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी। तो अंदर का एनर्जी क्या होगा? इतना एनर्जी माइनस इतना एनर्जी बराबर अंदर का एनर्जी। अगर कभी पूछे तो एकदम बता देंगे तुरंत। अभी तो तुमको मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, सवाल की दुनिया में ले जाऊंगा तुमको, टेंशन मत लो। सही है ना? नेक्स्ट, अब हम लोग समझेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। क्या समझेंगे? कैपेसिटर क्या होता है। फिर ये दिमाग लगाएंगे कि हम लोगों के पास जब एनर्जी स्टोर कराने के लिए कंडक्टर जब ऑलरेडी था ही, तो फिर कैपेसिटर का निर्माण क्यों किए? एनर्जी स्टोर कराने के लिए। ये तुमको सोचना है। मैं खाली कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कॉन्सेप्ट। तो ये जो फोटो है ना, NCERT में दिया हुआ है, वहां से मैंने इस फोटो को लिया है। तो सबसे पहले जानो कि ये कैपेसिटर क्या होता है। तो कहता है कि जब दो कंडक्टर को रखेंगे बहुत नज़दीक में और दोनों के बीच जो मीडियम होगा ना वो इंसुलेटर हो, तो जो सिस्टम बनेगा ना उसको बोलेंगे कैपेसिटर। ए सिस्टम ऑफ
टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर और एक कैपेसिटर। इंसुलेटर का मतलब बीच का जो गैप होगा ना, उसमें या तो एयर होगा या वैक्यूम होगा या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, जैसे कि ग्लास हो सकता है दोनों के बीच में, ऑयल कोई तेल रख सकते हो, पानी रख सकते हो। तो कैपेसिटर क्या होता है? सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर फॉर्म ए कैपेसिटर। समझ में आया? चलो और समझाता हूं और तुमको। ये है दो कंडक्टर, एक कंडक्टर ले आइए CONDUCTOR, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है CONDUCTOR। दो कंडक्टर लिया और इस पर हमने दिया प्लस चार्ज। क्या दिया? प्लस चार्ज दिया। और इस पर दिया माइनस चार्ज। इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू। तो पहले तो ये समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कंडक्टर के सरफेस का परपेंडिकुलर होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर में ही है, बाहर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। तो इसका मतलब हुआ इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा वो कहां स्टोर होगा? बाहर में कि अंदर में? कुछ देर पहले क्या बताए थे कि एनर्जी जो स्टोर होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है। कहां एनर्जी स्टोर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ दो कंडक्टर के बीच में है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहां पर स्टोर होगा? दोनों कंडक्टर के बीच में। यानी एनर्जी बाउंडेड है, एक जगह इकट्ठा है, एकदम कम जगह में पूरा एनर्जी स्टोर है। अब उसमें क्या था? इसमें कंडक्टर में क्या था? ये कंडक्टर में अंदर में तो बेचारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो एनर्जी भी नहीं था। तो सारा एनर्जी कहाँ फैला हुआ था? सारा एनर्जी कहाँ था? सारा एनर्जी सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक फैला हुआ था, बिखरा हुआ था। यानी दूसरा सरफेस हम कहाँ मान सकते हैं? इन्फिनिटी पर ना। यानी एक कंडक्टर ये हुआ था, दूसरा कंडक्टर ये हुआ। ये भी एक तरह का कैपेसिटर हुआ, जिसमें एक प्लेट यहाँ पर हुआ, एक कंडक्टर यहाँ हुआ और दूसरा कंडक्टर को इन्फिनिटी पर मान सकते हो तुम। तो इसमें क्या है? इसमें एनर्जी बाउंडेड नहीं है, नॉट बाउंडेड। इसमें एनर्जी क्या है? लिख देता हूं मैं, एनर्जी बाउंडेड होता है। लिख दूं? एनर्जी BOUNDED। एनर्जी क्या होता है? बाउंडेड होता है। एनर्जी बाउंडेड होता है बिटवीन कंडक्टर। कहां पर? बिटवीन कंडक्टर के बीच में एनर्जी बाउंडेड होता है। यानी इसका भी काम क्या है? इसका भी काम है यूज्ड फॉर स्टोरिंग। इसका भी क्या काम है? यूज्ड फॉर स्टोरिंग। क्या? यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी या चार्ज। इसका भी काम वही है जो कंडक्टर का काम था। नहीं, क्लियर हो गया? मजा आया? कुछ फील आया? फील क्यों हम प्रायोरिटी देंगे कंडक्टर के ऊपर कैपेसिटर का? एक बात याद रखना, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है?
टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर। टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर बराबर क्या है? प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों मिला के 0। टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर बराबर कितना हो जाएगा? 0। लेकिन अगर पूछेगा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या बोलेंगे? अगर पूछे कि चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा, क्या बताओगे? अगर तुमसे पूछे चार्ज ऑन कैपेसिटर तो क्या बोलोगे? कॉन्सेप्ट सीख लो थोड़ा थोड़ा। अगर बोले चार्ज ऑन कैपेसिटर तो कहेंगे प्लस क्यू, मतलब चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव प्लेट। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्लेट। और इसको बोलेंगे निगेटिव प्लेट। इसको बोलेंगे पॉजिटिव प्लेट और इसको बोलेंगे निगेटिव प्लेट। इसके पोटेंशियल को V प्लस मान लेते हैं और इसके पोटेंशियल को V माइनस मान लेते हैं। इसको एनसीईआरटी में V1 माना है और इसको माना है V2। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट, V बराबर हम मान लेते हैं V बराबर V प्लस V माइनस, नहीं V प्लस V माइनस, यानी V1 माइनस V2। ये क्या हुआ? यानी अब से जो V होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट। छोटा छोटा टर्म को समझ लो। V किसको माने हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड निगेटिव प्लेट। सेम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पेज करता हूं। कहानी वही सब था, फिर से फोटो बनाता हूं ना। कहानी फिर से बनाता हूं फोटो। ये है पॉजिटिव वाला प्लेट, ये है निगेटिव वाला प्लेट। पॉजिटिव वाला प्लेट को भी पॉजिटिव बोलते हैं, निगेटिव वाला प्लेट को भी निगेटिव बोलते हैं। भी जो होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 माइनस V2, यानी V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव। तो ऐसा देखा गया कि सेम बात जैसे वहाँ था, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज इक्वल टू CV, C is equal to Q by V, where C is called, where C क्या है? C क्या है? C क्या है? क्या है C? C क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या कहते हैं इसको? कॉल्ड क्या? क्या? कैपेसिटी और क्या? कैपेसिटेंस। किसका? ऑफ कैपेसिटर। मजा आ गया? मजा आ गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं तुमको। देखो क्या लिखा है बताओ। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर किस सिद्धांत पर बना हुआ है? कैपेसिटर किस सिद्धांत पर बना हुआ? अब देखो, अगर एक सिंगल कंडक्टर लेते थे तो सिंगल कंडक्टर अगर लेंगे तो C इज इक्वल टू, अगर कंडक्टर तो C इज इक्वल टू Q बाय V होगा। समझोगे ध्यान से। सिंगल कंडक्टर लेंगे तो C बराबर Q बाय V हो जाएगा। हाँ, अगर हम दो कंडक्टर लेते हैं, दो, एक ये और एक ये ले और एक ये ले ले, तो उसको हम मान लेते हैं C डैश। तो C डैश बराबर क्या होगा? Q बाय इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V होगा, V है मान लेते हैं। इसका पोटेंशियल V है,
तो यहाँ का पोटेंशियल इसके वजह से भी होगा, इसका पोटेंशियल इसके वजह से भी होगा ना, ये निगेटिव है ना, तो इसके वजह से होगा, और यहाँ का पोटेंशियल इस चार्ज के वजह से भी होगा। फिर से समझो, ये जो था ना पहले अकेले था कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर अगल बगल नहीं, ये अलग पार्ट है, ठीक से समझ लोगे। ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, और ये अलग पार्ट है। 3 फिगर है। पहला फिगर में एक कंडक्टर है और उसका पोटेंशियल मान लेते हैं V है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V हो जाएगा। ध्यान से समझोगे। अब अगला कॉन्सेप्ट में एक कैपेसिटी कंडक्टर के बगल में दूसरा कंडक्टर ले आए, सही है, तो ये प्लस है, तो ये वाला प्लस इस पर प्लस डालें, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये वाला प्लस इसके माइनस को अपने तरफ खींचा, और ये वाला प्लस इसके माइनस को खींचा, और ये वाला प्लस इसके प्लस को धकला, तो सारा इसका माइनस इधर आएगा, ये प्लस वाला खींच लिया इधर, हम प्लस वाला को धकेल दिया। तो अब ये जो कंडक्टर है ना, इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं V', इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V'। तो इसका पोटेंशियल खुद के वजह से होगा, मान लेते हैं V0 है, इसको भी हम मान लेते हैं V0 है, तो इसका पोटेंशियल खुद के वजह से V0 है, और इसके वजह से मान लेते हैं V- है, तो ये निगेटिव चार्ज है ना, तो इसके वजह से यहाँ का पोटेंशियल निगेटिव होगा, इसलिए माइनस कर दिए। फिर इसका पोटेंशियल इस चार्ज के वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा, तो इसका मतलब हुआ कि अब जो पोटेंशियल हुआ पहले के तुलना में ये हो गया, बदल गया ना, तो ये हो गया। अब देखो ये पहले था, अब देखो उसमें से कुछ घट गया। फिर अगला केस देखोगे, अगला केस में क्या है, देखो हड़बड़ाओगे नहीं, C'। अगला केस में क्या है, C'। अब हम क्या करते हैं ना, ये जो प्लस वाला चार्ज था ना, अर्थिंग कर दिए। क्या कर दिए, अर्थिंग कर दिए। तो पता है सारा का सारा ये जो प्लस वाला चार्ज है ना, गायब हो जाएगा यहाँ से। क्या होगा प्लस वाला चार्ज, पता है, प्लस वाला सारा चार्ज क्या होगा, ये वाला प्लस माइनस को खींचा, ये वाला प्लस इस माइनस को अपने तरफ खींचा, और ये वाला प्लस इस पर जो प्लस आया था ना, उसको धकला घुस गया अर्थ में। कहाँ घुस गया, अर्थ में पहुंचा दिया उसको। भागने का जगह है ना, कंडक्टर हो और भागने का जगह हो, कंडक्टर हो और भागने का जगह हो, तो चार्ज भाग ही जाएगा ना, चार्ज भाग ही जाएगा। तो अब जो पोटेंशियल होगा इसका खुद के वजह से V0 है, और इस खाली माइनस बचाना, ये प्लस को गायब कर गया ना, ये प्लस को हम लोगों ने क्या कर दिया, गायब कर दिया, गायब प्लस को क्या कर दिया, गायब कर दिया, क्योंकि सारा प्लस अंदर चला गया। अब जो इसका पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल खुद के वजह से V0 है, और इसके वजह से ये माइनस V0 हो गया, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल Q/V। यानी ये वैल्यू सबसे, ये जो है ना, ये सबसे बड़ा है, तो C', देखो तो ध्यान से, अरे नीचे का वैल्यू घट जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा ना, तो इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटर बनाने का जो सिद्धांत है ना, तो कहता है उतना ही चार्ज चार्ज उतना ही रहे, लेकिन पोटेंशियल को अगर घटा दोगे तो कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी बढ़ जाएगा। यही लिखा हुआ। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, एसर्शन रीजन में तो जरूर पूछता है। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल को घटा के कैपेसिटेंस को बढ़ाया गया। देखो इसको हम लोग घटाए और घटाए, तो कैपेसिटेंस को घटा के पोटेंशियल को घटा के कैपेसिटेंस को बढ़ाया गया। चार्ज को यहाँ पर सेम रखा गया। चार्ज को क्या रखा गया? सेम रखा गया। ध्यान से देखो, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। यानी चार्ज को सेम रख के
पोटेंशियल को घटा के कैपेसिटेंस को बढ़ाना, यही सिद्धांत है कैपेसिटर बनाने का। इसीलिए दूसरा प्लेट को अर्थिंग कर दिया जाता है, या इस पर प्लस तो इस पर सिर्फ माइनस रहेगा। ध्यान रखना, कैपेसिटर जब भी होगा तो एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस रहेगा, सेम अमाउंट का वैल्यू। फिर अनचार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर द चार्ज कंडक्टर, ये अनचार्ज है, चार्ज के बगल में रखेंगे। और अनचार्ज को क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। देन कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। अनचार्ज कंडक्टर को, एक कंडक्टर है उसके बगल में अनचार्ज कंडक्टर लाए और फिर उसको क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिए। तो ऐसे सिचुएशन में इसके तुलना में इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। बात समझ में आई? आ गई, समझ में आ गई? आ गई। हम लोग अब क्या करें, अगला लेक्चर में पढ़ेंगे। नहीं, थोड़ा इसमें एनर्जी स्टोर समझ लो, एनर्जी स्टोर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसमें हम लोग। इसमें भी जो एनर्जी का फॉर्मूला होगा ना, एनर्जी का, इसका भी जो C होगा ना, C देखो, C याद रखना, C डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन बोलेगा कि C किन 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 बातों पर डिपेंड करेगा, तो बोलोगे चार्ज पर, चार्ज पर डिपेंड करेगा, और पोटेंशियल पर, शेप एंड साइज पर, शेप एंड साइज, सेपरेशन पर, मीडियम पर, इस पर नहीं, इस पर नहीं, इस पर यस। इसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा तो याद कर लेना, प्रूव करेंगे सबको, टेंशन नहीं लोगे। इसमें भी फार्मूला होगा हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय 2c हाफ क्यू। इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। तो ये वाला फार्मूला अगले लेक्चर में प्रूव करके भी दिखाऊंगा और ढेर सारा कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।